एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 1 की समरी। माता का अंचल जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिखा है शिव पूजन सहाय ने। और हमारे बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं जो कि टर्म 2 में आने वाले हैं, उनका जो लिंक है क्वेश्चन आंसर्स का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। माता का अंचल पाठ लेखक शिव पूजन सहाय ने सन 1926 में प्रकाशित प्रथम आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा अंश है। तो देहाती दुनिया यानी कि जो गांव से रिलेटेड दुनिया होती है, उनका एक उपन्यास यानी कि एक नॉवेल है जिसका जो शीर्षक है वो है देहाती दुनिया। उसका एक छोटा सा पार्ट ये चैप्टर है माता का अंचल। आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन की झांकी को ग्रामीण भाषा में बड़े ही सरल और मनोरम तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो किस तरीके के मतलब गांव में कैसा माहौल होता है, और पुराने ज़माने में मतलब आज से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो कैसा गांव का माहौल था और आज में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग देखते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है, इसमें लेखक ने माता पिता के दुलार व प्रेम, अपने बचपन तथा ग्रामीण जीवन के साथ ही ग्रामीण बच्चों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो माता पिता का प्यार कैसा होता है बच्चों के लिए, और बच्चे कैसे कैसे गेम्स खेला करते थे उस समय पर गाँव में, वो हमें इस चैप्टर में हम देखेंगे। बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोले जाने वाली लोकोक्तियों का भी मज़ेदार ढंग से इस्तेमाल किया गया है। तो लोग काफ़ी सारी कहावतें बोलते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी हमें बताया गया है। ये कहानी मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। इस कहानी में हमें पता चलता है कि नन्हे बच्चे को सारी खुशियाँ, सुरक्षा और शांति सिर्फ माँ के अंचल के तले ही मिलती है। तो जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जो बच्चा है वो अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा अटैच था, पर जब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है तो अपनी माँ के आंचल में ही जाकर के वो छुपता है। तो माँ के साथ उसको खुशियाँ मिलती हैं, सुरक्षा और शांति सिर्फ माँ का आंचल ही बच्चे को दे पाता है। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में सब उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था, मतलब अपने फादर के साथ ही गुजरता था। भोलानाथ अपने पिता के साथ ही सोता, उनके साथ ही जल्दी उठकर स्नान करता और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगवाकर खूब खुश होता, और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे को आईने में देखकर खूब खुश होता। तो अपने फादर के साथ रहता था, उनके साथ सोता था, उनके साथ उठता था, और जब उनके फादर के साथ बैठ के पूजा करता था, मतलब अपने पापा के साथ बैठ के पूजा भी करता था, तिलक लगाते थे उसके फादर उसको, तो बड़ा खुश होता था। और जब वो रामायण का पाठ करते थे तो उस समय पर वो अपना चेहरा शीशे में देखता था, बड़ा खुश होता था। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वो थोड़ा सा शर्मा कर, थोड़ा मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देता। इस बात पर उनके पिता भी मुस्कुरा उठते। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज़ की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाता, और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाता। तो राम राम लिखते थे वो कागज़ पे, और आटे की गोलियां फिर वो मछलियों को खिला करके आते थे गंगा जी में जाके। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाता। भोलेनाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाते। तो मतलब कि ये मतलब चिड़िया का है, ये इस तरीके से अलग अलग पक्षियों के नाम उनकी मदर लेती थी और भोलेनाथ को बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलेनाथ की माँ भोलेनाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती, तो कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सर पर सरसों के तेल से मालिश करती। तो बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे से उनकी माँ, है ना। तो कभी मतलब तेल लगाती थी, कभी उनकी मालिश करती थी। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते थे। इस पर बाबूजी भोलेनाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे, लेकिन भोलेनाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गुद बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती, और साथ में भोलेनाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। तो मतलब जब वो छोटे से थे तो तेल लगाकर, चोटी बनाकर बिल्कुल, और सुंदर से कपड़े पहनाकर बिल्कुल कन्हैया जैसा उनकी माँ भोलेनाथ को बना देती थी। भोलेनाथ बच्चे का नाम है, मतलब जो राइटर बचपन की बात करते हैं। भोलेनाथ अपने हम दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते, मतलब भोलेनाथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो उनकी उम्र के थे खूब खेलते। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनके नाटक का घर बन जाता, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती। तो कभी चबूतरे पर खेलते थे, कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी पर खेलते थे। उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभे पर कागज की
चांदनी बनाकर उनमें मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती। तो मतलब सरकंडा मतलब बाहर की तरफ का जो एरिया है उसमें अलग अलग मतलब मिट्टी के बर्तनों से मतलब वो ऐसा करते थे जैसे हम लोग करते हैं ना, अच्छा ये मिठाई है, चाहे वहाँ पे ना हो बट हम नाटक में ये सब बातें करते हैं। तो उनके मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियाँ आदि आदि जो है सज जाती थी। फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते, मतलब ऐसे एक स्टॉल लगा लेते थे कि ये मिठाई है, और बच्चे मतलब वही खरीदने का उनको फिर नाटक भी करते थे, मतलब पूरा गेम टाइप का खेलते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहाँ से खरीदारी कर लेते। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नज़र आती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, तो कभी मतलब पूरे घर का नाटक घर घर खेलते थे, कभी बारात निकालते थे जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती, दुल्हन को भी विदा कर लिया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे हंसकर भाग जाते। तो उनके जो फादर थे भोलानाथ के, वो कभी कभी बच्चों के गेम में आकर के शामिल हो जाते, जैसे दुल्हन जा रही है उसका घूंघट उठा के देखते तो बच्चे खूब हंसते शर्माते और वहाँ से भाग जाते। तो मतलब कभी कभी उनके फादर भी उनके साथ खेला करते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी से भोलानाथ का पूरा बचपन मज़े से बीत रहा था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी ज़ोर से आंधी आई, बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जम के बारिश होने लगी। तो बच्चे मतलब खेल रहे थे और देखते देखते बारिश होने लगी। काफ़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए। तो फिर बिच्छू निकल आते थे गांव में पहले बहुत, और जिसे देखकर सारे बच्चे जो है बिच्छू को देख करके डर से भागने लगे। संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहाँ से खदेड़ा और सभी पाठशाला चले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुँचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी को ये बात पता लगी तो वे दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलेनाथ ने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गया और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगो दिया। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। तो शैतानी करी थी, पिटाई हो गई थी, रोने लगे, बाबूजी को पता लगा तो बाबूजी स्कूल चले गए और ले आए बच्चे को। भोलानाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में रोता रहा, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली में शामिल हो गए। तो पहले तो खूब पिट के आए थे, खूब रो रहे थे, बट जैसे देखा दोस्त आ गए तो भाग गए रोना वोना भूल के। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगा। चिड़िया उसके हाथ में नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया। तो चिड़िया तो नहीं पकड़ी गई, तो चूहे के बिल में हाथ डाल लिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप ज़रूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागा और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचा। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलेनाथ तो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे। उसी समय बाबूजी के पास ना जाकर सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गया। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलेनाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ज़्यादा सुरक्षित लगा। तो वैसे तो देखिए भोलानाथ ज़्यादातर अपने फादर के साथ रहते थे, मगर जब उसने भोलानाथ ने सांप देखा तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि मतलब तब उसे अपनी माँ के लाड और दुलार की, अपने माँ के आंचल की ही ज़रूरत थी, तो अपनी माँ के पास ही गया, अपने फादर के पास वो तब नहीं गया जब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो ये थी पूरे के पूरे चैप्टर की समरी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।